हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2011 का पेपर, जो कि 13 नवंबर 2011 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, हिंदी को इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारी यह लास्ट वीडियो है हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, जो आपकी 2011 का पेपर है। और मैंने 2011 से लेकर के आपके जो 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इनको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका एनालिसिस कराया है। तो आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो संस्कृत है, आपकी संस्कृत और आपकी सीडीपी, ईवीएस और आपकी आज जो हिंदी है, यह आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने सबसे पहले इनको ही कराया है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको कितना आता है और अभी आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इन सभी बातों को मैंने ध्यान में रख करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कराया है, तो आप इनको देख सकते हैं। और उसके बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को करना है। तो मैं आपको यूपी टेट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस को भी कराऊंगी, सभी टॉपिक को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सभी को मैं कराऊंगी। आपको पता होना चाहिए जो आपके यूपी टेट होता है, इसमें 40% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका 2022 का लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्या था कि जो आपके 2017 के पेपर में से 81 से 84 क्वेश्चन इसमें रिपीट होकर के आए थे। तो आपको इन चीज़ों के विषय में पता होना चाहिए कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके लिए कितने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते, तो आपको इनको ध्यान में रख करके ही अपनी तैयारी को करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए यहाँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको एक बार यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि अपमान का उपसर्ग क्या है। आपको बताना है कि अपमान का उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं वही आपके क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपसे पूछा है कि अपमान का उपसर्ग बताना है। तो अब होता है, उप होता है, अति होता है या फिर अप होता है। तो अपमान का उपसर्ग क्या हो जाता है? अप हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है कि अपमान का उपसर्ग क्या होता है? अप होता है। जो शब्द के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही आपके उपसर्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि दुरावस्था का उपसर्ग क्या होता है। दुरावस्था का उपसर्ग क्या होता है? तो दुस होता है, दुर होता है, अब होता है या फिर दो होता है। तो दुरावस्था का उपसर्ग हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें राइट हो जाता है कि दुर्वस्था का उपसर्ग क्या हो जाता है? दुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि पराजय का उपसर्ग बताना है आपको। पराजय का उपसर्ग क्या होता है? तो परे होता है, प्र होता है, परा होता है या फिर आ होता है। तो पराजय का उपसर्ग क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। पराजय का उपसर्ग हो जाता है परा। क्या हो जाता है? पराजय का उपसर्ग परा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि द्विगु समास का आपको उदाहरण बताना है। तो द्विगु समास का उदाहरण क्या है? माता पिता है, यथाशक्ति है, नवग्रह है या फिर पीताम्बर है। तो द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाता है?
तो द्विग समास का उदाहरण हो जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नवग्रह। यह द्विग समास का उदाहरण है। नवग्रह यानी कि आपको पता होना चाहिए जो आपका द्विग समास होता है यह कैसा होता है, संख्यावाची होता है। द्विग समास आपका कैसा होता है, संख्यावाची पद होता है। जहाँ पर भी आपको संख्यावाची पद दिख जाए वहीं आपका क्या होगा, द्विग समास होगा। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी में, खरोष्टी में या फिर गुरुमुखी में। जो आपकी हिंदी है वह कौन सी भाषा में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 हिंदी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपको सर्वनाम के भेद बताने हैं। 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे की बात करते हैं कौन सा होता है, निजवाचक। तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक। चौथा होता है अनिश्चयवाचक। पांचवा होता है आपका संबंधवाचक। छठवां होता है आपका प्रश्नवाचक। यहाँ तक बात क्लियर। सर्वनाम की बात करते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका इसमें पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है अनिश्चयवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक, छठवा होता है प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि आकाश पाताल के बीच कौन सा चिन्ह है। आकाश पाताल के बीच में आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह है। तो यह चिन्ह है आपका कौन सा चिन्ह है। तो अल्पविराम है, विस्मयादिबोधक है, योजक चिन्ह है या फिर उद्धरण चिन्ह है। तो आकाश पाताल के बीच में कौन सा चिन्ह लग रहा है। तो इनके बीच में आपका योजक चिन्ह लग रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें राइट आंसर हो जाता है कि आकाश पाताल के बीच में कौन सा चिन्ह है। तो इसमें आपका योजक चिन्ह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि यह नई साड़ी है। तो वाक्य में नई शब्द है, आपको नई बताना है। इसमें नई शब्द क्या है। तो सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। यह नई साड़ी है वाक्य में क्या हो जाता है, नई। नई आपकी इसमें तो नई आपका क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आम्र है, दूध है, शहीद है, खिड़की है। तो जो आपका तत्सम शब्द होता है वह क्या हो जाता है, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 आम्र आपका क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बैंक होता है, अमीर होता है या फिर आपका अग्नि होता है या मुंह होता है। तो आपको इसमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मुंह आपका क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। मुंह आपका क्या हो जाता है, इसमें तद्भव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दिनकर, रवि, अंशुमाली या फिर यामिनी। तो इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यामिनी आपका क्या है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह आपका रात्रि का पर्यायवाची हो जाता है। कौन, यामिनी। यामिनी आपकी रात्रि की पर्यायवाची हो जाती है, सूर्य की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है आपको, क्या होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद मनः धन रथ होगा, मन धन ओरथ होगा, मनोधन रथ होगा या फिर मन धन रथ होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाता है
ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है मनः धन रथ। क्या हो जाता है? मनः धन रथ इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। इसमें संधि की बात करते हैं तो इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी किसका उदाहरण हो जाता है? वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। जो आपका विद्यार्थी है यह उदाहरण हो जाता है आपका किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है आपका विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम उदाहरण किसका हो जाता है? तो विसर्ग संधि का होता है, अयाद संधि का होता है, व्यंजन संधि का होता है या फिर यण संधि का होता है। जो आपका दिग्भ्रम है यह किसका उदाहरण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है दिग्भ्रम आपका किसका उदाहरण? व्यंजन संधि का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, बच्चा छत से गिर गया, पेड़ से पत्ता टूट गया, इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें आपका अधिकरण कारक होता है, कर्म कारक होता है, संप्रदान कारक होता है या फिर अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक होता है अलग होने के संबंध में, यानी कि अलगाव की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि नीचे लिखे गए वाक्य के एक शब्द बताइए। वाक्य के लिए एक शब्द बताइए कि युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध में कौन स्थिर रहता है? यशस्वी, सत्यार्थी, युधिष्ठिर या फिर अश्वरोह। तो युद्ध में स्थिर कौन रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 युधिष्ठिर है वह युद्ध में आपका स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि शैव किसे कहते हैं? शैव बताना है आपको कि किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता हो, जो शिव की उपासना करता हो, जो विष्णु की उपासना करता हो, जो किसी की उपासना नहीं करता, हम शैव किसे कहते हैं? तो शैव हम उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। जो शिव की उपासना करता है वह आपका शैव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाता है कि वाचाल किसे कहते हैं? आपको बताना है। जो वाचाल होता है किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो अधिक बोलता है या फिर जो चुप रहता है, यानी कि जो वाचाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट होता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। जो अधिक बोलता है वही आपका वाचाल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे है क्या? तो क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है? इसमें क्रिया विशेषण होता है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक या अनुषंगिक। तो आपको इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 आनुषंगिक आपका इसमें सही हो जाता है। आनुषंगिक हम किस तरीके से लिखते हैं? तो आनुषंगिक इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर मात्रा है। तो आनुषंगिक आपका हो जाता है, यही आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या फिर अंताक्षरी। तो अंताक्षरी को हम किस तरीके से लिखते हैं? तो अंत्याक्षरी को हम कैसे लिखते हैं? तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी लिखते हैं, अंत्याक्षरी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। सुषमा होती है, सुषमा होती है, सुषमा होती है या फिर सुषमा होती है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाती है? तो सुषमा में आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है, सुषमा होती है।
क्या होती है, इसमें सुषमा होती है, यही आपकी सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि कुछ शब्द दिए गए हैं आपको और प्रत्येक शब्द में आपको बताना है प्रत्यय। प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। इसमें आपको पूछा है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो ओड़ा है, अक्कड़ है या फिर आग है या फिर ऊ है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय हो जाता है, तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि डिबिया में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, तो ईया प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, आई प्रत्यय है या फिर ई प्रत्यय है। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय होता है, तो इसमें आपका ईया प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। डिबिया में क्या होता है, आपका ईया प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है कि भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है जो अंत में लगता है। तो भिक्षुक में अ होता है, उ होता है, उक होता है या फिर अक होता है। तो भिक्षुक में प्रत्यय होता है आपका इसमें उक प्रत्यय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो नीरद है, नीरज है, अंबुज है या फिर अंबु है। तो बादल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाता है, इसमें नीरद हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है कि बादल का पर्यायवाची क्या होता है, नीरद होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, तो दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जितेंद्रिय। यह आपका क्या होता है, यह आपका इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द हो जाता है। दूरदर्शी की बात करते हैं, तो दूरदर्शी क्या होता है, जो दूर की सोचता हो। दूरदर्शी क्या होता है, जो दूर की सोचता हो, वही आपका दूरदर्शी होता है। और बात करते हैं दत्त चित्त की, तो दत्त चित्त क्या होता है आपका, कि किसी काम को चित्त लगाकर करना, किसी काम को चित्त लगाकर करना या मन लगाकर करना किसी काम को, वही आपका दत्त चित्त होता है। कुशाग्र बुद्धि की बात करते हैं, तो बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला क्या होता है आपका, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। और इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जितेंद्रिय शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। आहा आप आ गए, इस वाक्य में आहा शब्द है, यह क्या है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर विशेषण है। तो इसमें आहा शब्द आपका क्या हो जाता है, इसमें अव्यय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है, इसमें अव्यय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो नदी है, पानी है, इलायची है या फिर प्यास है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाता है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 आपका पानी है, यह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है कि पवन का संधि विच्छेद है, आपको पवन का संधि विच्छेद बताना है। तो प धन अवन है, प धन वन है, पो धन अन है या पौ धन अन है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 पो धन अन, यह क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। इसमें संधि की बात करते हैं, तो इसमें अयाद संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयाद संधि होती है। पौ धन अन, यह आपका पवन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।